गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 के हमारी दुनिया भूगोल के पाठ 4 को पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, अध्याय 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। विभिन्न स्थलाकृतियाँ मतलब स्थल की आकृतियाँ, जैसे पठार, पर्वत, पठार एवं मैदान। पुस्तक को पढ़ते हैं। पटना जंक्शन पर गरीब रथ दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बिहार के विभिन्न जिलों से आए लड़कियों और लड़के शिक्षिकाओं के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। गाड़ी चल पड़ी। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। थोड़ी देर में गाड़ी के सोन नदी के पुल पर पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तभी राहुल बोल उठा, अभी थोड़ी देर में यह गाड़ी हमारे गांव के पास से गुजरने वाली है। खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आएंगे और दूर दूर तक पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा। बीच में दखल देते हुए मनोज बोल उठा, हमारे वाल्मीकि नगर में तो घने जंगल और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। राहुल बोला, सच मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी गीता बोल उठी, ऐसा भी क्या? कभी राजगीर और जमुई की ओर आओ, तब तुम्हें पहाड़ियां दिखाई पड़ेंगी। मनोज बोला, मेरे यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े हैं, है ना? गीता बोली, नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ ज्यादा ऊंचे हैं। शिक्षिका इन सभी बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा, सुनिए, ये पहाड़, पठार और मैदान प्रकृति की देन है। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, चित्र में पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप को दिखाया गया है। सबसे पहले है, सबसे निचले स्तर पे सागर है। सागर से ऊंचा मैदान, मैदान से ऊंचा पठार और पठारों से भी ऊंचा पहाड़। यानी कि इन सब में असमानता है। इन सब की स्थल की आकृतियों में असमानता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने जो पहले पेज में पढ़ा उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि राहुल, गीता, मनोज कैसे क्षेत्रों के रहने वाले थे। तो सबसे पहले बच्चों आपने देखा था इस पेज में कि राहुल जो है वो मैदानी क्षेत्र में रह रहा था और मनोज जो है वो जंगली क्षेत्र में रह रहा था, जहाँ जंगल ज्यादा थे। उसके बाद गीता पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही थी। तो यहाँ बच्चों हमारा ये प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सभी अपने अपने इलाके के बारे में क्या बता रहे थे? तो सभी अपने इलाके की विशेषता को बता रहे थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर बिहार में ही है बच्चों। अब आगे हम इस पाठ को पढ़ेंगे। शिक्षिका ने राहुल से पूछा, राहुल आप बताइए, आपके गांव में भूमि कैसी है? लोग क्या क्या करते हैं? कैसे रहते हैं? कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? अब शिक्षिका ने राहुल से पूछा तो राहुल तो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं बच्चों। यहाँ देखिए कि मैदानी भाग में किस तरह की भूमि है, बिल्कुल समतल भूमि है। और यहाँ दिखाया गया है कि मैदानी भाग में स्थित धान की खेती को दिखाया गया है इस चित्र में। आगे राहुल बोला, हमारे गांव में दूर दूर तक, यहाँ देखिए बच्चों, राहुल ने कहा हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है, ना कहीं अधिक ऊंची ना कहीं अधिक नीची। इसमें लोग धान, गेहूं, चना, ईख इत्यादि फसलें उपजाते हैं। नदी एवं तालाब भी है। कृषि कार्य के लिए लोग वर्षा पर आधारित रहते हैं। बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण आहर में भी किया जाता है। कुछ जगहों में नहरों की व्यवस्था, नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। हर तरफ मिट्टी एक जैसी नहीं है, कहीं चिकनी है तो कहीं दोमट है। खेतों की जुताई के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी को केवल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। तो इस प्रकार से आपको क्या पता चला बच्चों कि चिकनी मिट्टी में, जिसे केवाल मिट्टी भी कहते हैं, वहाँ धान की फसल ज्यादा होती है और दलदली मिट्टी में दलहन की फसल ज्यादा होती है। और बच्चों हमेशा खेती जो है यहाँ
यहाँ खेती वर्षा पे निर्भर करती है ना। यहाँ खेती के लिए, खेतों की जुताई के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। कई गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं तो कई गांव कच्ची सड़क से। यहाँ पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो आदि से सामग्रियां, पशुओं का चारा इत्यादि ढोए जाते हैं। कुछ लोग बस और रेलगाड़ी से शहर में नौकरी करने जाते हैं तथा शाम में घर वापस आ जाते हैं। कई गांव में नदी नाले के किनारे सरकार ने पेड़ भी लगवाए हैं। कुछ लोगों ने अपनी जमीन में लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे हैं। शहरी क्षेत्र के नजदीक वाले खेतों में सब्जियों की खेती की जाती है। साथ ही घरों को नजदीक वाली जमीन पर कुछ किसान सब्जियां भी उगाते हैं। मतलब घर के नजदीक उनके जो खेती के लिए जमीन होती है उसमें वो सब्जियां उगाते हैं, जिनकी बाजार में वो खूब मांग होती है। रहने के लिए पक्के एवं कच्चे मकान होते हैं। खाने में भात, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू एवं चना प्रमुख है। ये मैदानी भाग का स्टेपल फूड, जिसको कि क्षेत्रीय मैदानी भाग का ये भोजन माना जाता है, जो मुख्य भोजन माना जाता है। बहुत अच्छा राहुल, ये बताया टीचर ने। टीचर ने कहा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्राय नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। तो मैदान कौन सा कहलाता है बच्चों? नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपनी समीपवर्ती, अपने पास के पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। मैदान जो है बच्चों, प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं बलुई मिट्टी है ना। तो आगे देखते हैं बच्चों, मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो मैदान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला इसमें दिखा गया है प्रकार, अपर्दन मूलक मैदान, निक्षेपण मूलक मैदान, और आगे देखें बच्चों कौन सा है, रचनात्मक मैदान। तो बच्चों, जब हम लोग देखते हैं कि मैदानों के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अपर्दन मूलक मैदान कहते किसे हैं, तो इसमें आप जो किताब में पढ़ेंगे बच्चों, वो दिया गया है कि ये मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का मुख्य हाथ रहता है, अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान। अब बच्चों, अब मैं आपको समझाती हूँ कि अपर्दन की क्रिया होती क्या है। तो बच्चों, अपर्दन मूलक मैदान किसे कहते हैं? अपर्दन, जहाँ पे अपर्दन की क्रिया होती है। अपर्दन कैसी क्रिया है बच्चों? अपर्दन ऐसी क्रिया है जिसमें बहिर्जात बल से, है ना, बहिर्जात बल मतलब बाहर की जो बल होता है, जैसे हवा चल रही है, बारिश हो रही है तो जल का जो बल है, और उसके बाद फिर जो पर्वतीय इलाके हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, वो बर्फ का जो बल है, ये सारी चीज़ों के बल से जो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाती है ना बच्चों, इसको हवा जल जैसे कारकों के कारण ये एक जगह से दूसरे जगह जाके दूसरे प्रकार की भू आकृतियाँ बनाती है, जैसे पठार, पर्वत या छोटे छोटे टीले। तो इस प्रकार से ये अपर्दन की प्रक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार बच्चों, निक्षेपण मूलक मैदान भी होते हैं। निक्षेपण मूलक मैदान वो होते हैं जहाँ अपर्दन से होने वाली क्रिया स्वतः फिर निक्षेपण की क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। एक जगह से मिट्टी उड़ के गई, दूसरी जगह जमा होने लगी, तो ये निक्षेपण होना मतलब जमा होना, दूसरी जगह की मिट्टी का एकत्रित होना। तो इस प्रकार से ये निक्षेपण की प्रक्रिया में अपर्दन कण इकट्ठा होकर अपर्दित कण, जो यहाँ से बालू उड़ के आया, मिट्टी उड़ के आया, वो निक्षेपण यानी कि इकट्ठा होना शुरू करके नई भू आकृति को बनाता है। तो निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमालय, वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान आदि।
तीसरा है बच्चों रचनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। अब जैसे भूकंप आ गई है ना, तो उसमें जो भी मैदान का निर्माण हुआ है उसे कहते हैं रचनात्मक मैदान। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। शिक्षिका ने कहा, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व आसाम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, यहाँ हमने 3 प्रकार के मैदानों के बारे में जाना कि सबसे पहले हमारा अपर्दन मैदान, फिर उसके बाद निक्षेपण है ना, अपर्दन मूलक मैदान होता है, निक्षेपण मूलक मैदान और रचनात्मक मैदान। बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको इन तीनों प्रकार के मैदानों की आकृतियों को दिखाऊंगी और यहाँ विजुलाइज करूंगी। अब आगे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका जवाब आपको देना है। भारत के नक्शे से पता कीजिए कि वो कौन कौन से राज्य मैदान के क्षेत्र में हैं, है ना। दूसरा है, भारत के मानचित्र में सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के प्रवाह क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए। जहां आप रहते हैं वहां लोगों के खाने एवं पहनने में कौन कौन सी चीजें प्रमुख हैं, यानी उनका मुख्य भोजन, मुख्य पहनावा, इन सब के बारे में आपको बच्चों उत्तर में लिखना है। तो बच्चों, ये सारी चीजें आपको अपने आप से करके रखना है। मैं ऐसे इस वीडियो में इन सब के प्रश्नों के उत्तर को पूरी तरह से करके आपको दे दूंगी। शिक्षक आगे बच्चों देखते हैं पठार। पठार में क्या है, शिक्षिका की बातें सुनकर बच्चे आपस में बातें करने लगे। तभी शिक्षिका ने कहा, मैदानी भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी है, क्या आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। शिक्षिका ने पूछा, क्या आपको पठारी क्षेत्र के बारे में पता है? तो बच्चों ने कहा नहीं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कि पठारी क्षेत्र कहते किसे हैं। कहा जाता है कि शिक्षिका ने बताया, पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा इसके ऊपर का भाग सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। जितना बड़ा पठार उतना बड़ा उतनी बड़ी उसकी ऊंचाई। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार की छत भी कहा जाता है। बच्चों, राजू पूछ बैठा, इन पठारों में क्या मिलता है? इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं। शिक्षिका ने कहा, इन पठारों में बच्चों खनिज के भंडार मिलते हैं। लोहा, जस्ता, कोयला, ये सारे खनिज इनमें मिलते हैं। बच्चों, यहाँ भी आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चर्चा करिए और बताइए। छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? ये खनिज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले बच्चों, छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में पड़ता है, यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा कोयले की खनिज मिलते हैं। पर्वतों के बारे में आगे पढ़ना है बच्चों। मनोज बोला, दीदी जी, मेरे पश्चिम चंपारण जिला में भी तो पठार है। शिक्षिका ने कहा, नहीं नहीं, जिन्हें तुम पठार कह रहे हो वे पठार नहीं बल्कि पर्वत हैं, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते और वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनसे कई नदियां निकलती है। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियां भी निकलती है। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु यहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियां निकलती है। तो बच्चों, पर्वत की विशेषता आपने जानी, हाँ, कि ये बहुत ऊंचे और नुकीले होते हैं। इसके ऊपरी भाग समतल नहीं होते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हिमालय पर्वत स्थित एवरेस्ट चोटी। यहाँ आपको चित्र में पर्वत के दृश्य को दिखाया गया है, चित्र को दिखाया गया है। यह हिमालय पर्वत है जिसकी चोटियां आपको दिख रही होंगी कि ये नुकीली चोटियां हैं। इसी से हम पहचान सकते हैं कि ये पर्वत है कि पठार है। तो
तो बच्चों ये पर्वत के हिमालय पर्वत को दर्शाया गया है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती है। तो बच्चों यहाँ पे इसके ऊपर चोटियों पर तापमान काफ़ी कम हो जाता है, तो ठंड से यहाँ पे चोटियों पर, हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमते हैं। लेकिन क्योंकि कम ऊंचाई है अरावली पर्वत की, तो यहाँ पे बर्फ नहीं जमती है। लेकिन हाल के दिनों में वहाँ भी तो बर्फबारी हुई है दीदी, मनोज ने कहा। हाँ हुई है, और ऐसा होना पर्यावरण के बदलाव के संकेत हैं। तब दीदी बोली कि वहाँ बर्फ, मनोज ने कहा कि बर्फ तो अरावली पर्वत पे पड़ी है। तो दीदी ने बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है हमारे विश्व में, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है, यही देखने को मिला है। तो आगे यहाँ प्रश्न जो दिए गए हैं, चर्चा कीजिए और बताइए बच्चों, आपस में चर्चा कीजिए। पानी किन किन कामों के लिए बहुत ज़रूरी है? जहाँ आप रहते हैं वहाँ पानी के क्या क्या साधन हैं? हिमालय पर बर्फ जमती है, लेकिन अरावली पर क्यों नहीं जमती? अरावली पर्वत कहाँ है? देखिए, पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं हैं, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर है, जिन्हें आप राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं। दीदी कहती गई। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन में किए जाते हैं। पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें हमें लकड़ियां, चारा, औषधियां आदि प्राप्त होती हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। यानी कि पर्यावरण के सुरक्षा में और वर्षा कराने में भी पर्वतें सहायता करती हैं। परंतु पर्वतों पर यातायात कठिन होता है, क्योंकि ये ऊंचे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ धरती होती है। यहाँ खेती करना भी बहुत कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। तो विशेषतः पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने के लिए सीढ़ीदार खेत ही बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ पे अपर्दन की प्रक्रिया से खेती की गई जितनी भी खेती हुई है वो छत विक्षित ना हो जाए। घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं परिवहन का अभाव होने से यहाँ का जीवन मैदानों की अपेक्षा कठिन होता है। क्योंकि बच्चों पहाड़ी का जीवन बहुत ही ऊंचाई पे रहता है, तो यहाँ पे समतल मैदान के में रहने वाले लोगों से यहाँ के लोगों का जीवन कठिन होता है। पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना। पर्वतारोहण का मतलब पर्वत के ऊपर चढ़ना का खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर होता है। सैलानियों के लिए ये पर्यटक स्थल आकर्षण के केंद्र होते हैं। पहाड़ जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ पर लोग स्कीइंग करते हैं। शिमला और कश्मीर में पर्यटक इसका खूब आनंद लेते हैं। हाँ दीदी, मैंने फिल्मों और टीवी में भी ऐसा देखा है, राहुल बोला। बिल्कुल सही कह रहे हो, दीदी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। आगे हम इसमें देखेंगे बच्चों कि कुछ प्रश्न हैं। पता करने के लिए कहा गया है आपको कि भारत में कौन कौन से स्थल पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। बच्चों आपको इनके प्रश्न के उत्तर ढूंढ के रखने हैं। ऐसे में मैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर वीडियो में जरूर आपको दिखाऊं। दीदी ने बताया कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अब पर्वत पहले तो देख लेते हैं बच्चों। बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और मैदानों, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। तो 3 प्रकार के पर्वत हैं बच्चों यहाँ पे। बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी। भ्रंशोत्थ पर्वत जो होता है बच्चों, बलित पर्वत जो होता है बच्चों, इनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर स्क्वायर होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का इंडीज पर्वत है ना। उसके बलित पर्वत जो बल के कारण उत्पन्न होती है, जो पर्वतों का निर्माण होता है, उसे बलित पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं बच्चों पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी फटने के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है ना, तो 2 दरारों के बीच का जो भाग ऊपर उठ जाता है, इसे ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से निकलने
निकले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जब जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का विशुवियस पर्वत इसका उदाहरण है और भारत में अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड से सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है ना। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं बच्चों? जिसकी ज्वालामुखी सक्रिय होती है उसे कहते हैं, जो जिसके अंदर लावा खौलता रहता है। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कि मैदानों, पठारों और इसके प्रश्न को पहले कर लेते हैं। बलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं। जैसे अरावली। पता कीजिए पर्वतों की विभिन्न चोटियों के नाम पता कीजिए। ये चोटियां किस पर्वत पर एवं किस राज्य में हैं? इन प्रश्नों के उत्तर मैं वीडियो में डाल दूंगी बच्चों। आप सभी को पहले इनको खोज के भी रखना है। मैदानों, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। तो कैसे बदल रहे हैं मैदान, पठार और पहाड़ के बदलते चेहरे? आगे देखते हैं। शिक्षिका ने कहा कि अब तो मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो सभी बच्चे चौंक गए। सभी ने पूछा क्यों? शिक्षिका बोली, बढ़ती जनसंख्या ही इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की जरूरतें बढ़ी है। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटक पहुंचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहां प्रदूषण भी बढ़ रहा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानों की परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं, जिससे आबादी काफी घनी हो गई है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सबकी प्राकृतिक सुंदरता घटी है। पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपयोग कृषि कार्यों में, कल कारखानों में एवं आवासीय कार्यों में हुआ है, इसलिए इनका भी दोहन हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले खनिज पदार्थों, विशेषकर जल का हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से संरक्षण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नहीं तो ये भविष्य में हमारे पास नहीं होंगे और इसके लिए हमें बहुत पछताना पड़ेगा। बच्चों, आगे एक प्रश्न है, पहाड़ों पर निर्मित घरों के लिए उपयोग में आने वाली निर्माण सामग्रियों की सूची बनाइए। बच्चों, इसकी सूची आप बना के रखिए। ऐसे भी मैं वीडियो में सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर बता दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ अगले प्रश्न उत्तर के साथ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।